हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। आज का जो लेक्चर है बेटा वो रहेगा नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस करी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिज़ाइन, रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम जिस चीज़ पर आ रहे हैं वो कहेंगे हम एक तरीके से द सेंट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज माय नर्स्ट इक्वेशन। मतलब आपके पास जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड होकर आते हैं। तो उसी को आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट उसका लेक्चर शुरू करने से पहले let's first discuss these two questions which I gave you in the last lecture for your homework, right? I just hope कि आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया था। और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, आप जस्ट समझिए कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, राइट? There was a logic I gave you these two questions। क्या लॉजिक है जरा मैं समझाती हूँ। सॉरी, हम लोग बच्चे लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर, और हमने ये देखा था कि जब मैं गिब्स फ्री एनर्जी की बात करती हूँ तो वो मुझे बताता है द मैक्सिमम वर्क आई कैन, नॉन मैकेनिकल वर्क या फिर नॉन पीवी वर्क दैट आई कैन गेट आउट ऑफ अ सेल और अ सिस्टम इज नोन एज डेल्टा जी, द गिब्स फ्री एनर्जी, राइट? नाउ गिब्स फ्री एनर्जी में जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी आई है उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस NF ऑफ ई सेल, राइट? इसको हम लोग, जैसे अगर मेरे पास सीरीज ऑफ हाफ सेल्स होंगे तो मैं हाफ सेल्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई अनदर हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करती हूँ। मैं डायरेक्ट कभी भी सेल पोटेंशियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करती, राइट? ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जबकि गिब्स फ्री एनर्जी एक एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव होती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ ध्यान दी थी। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हाफ सेल प्लस कंप्लीट सेल इक्वेशन के लिए लिखी जा सकती है, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था। अब मैं ये दो क्वेश्चन जो आपको दिए हैं इसमें काफ़ी कुछ मुझे जो है आप लोगों को समझाना है। क्या? पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द होमवर्क, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द होमवर्क। तो हम लोग आते हैं सोल्यूशन 1 पे। देखिए, इस रिएक्शन में आपको E0 दो रिएक्शंस का दे रखा है और आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो है E0 का वैल्यू कैलकुलेट करना था, है ना? आप लोगों ने क्या सोचा होगा जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखा होगा? जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है मेरे एक्सपीरियंस के साथ कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही लॉजिक लगाया था जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हाफ सेल्स हैं, एक से ज़्यादा हाफ सेल्स हैं और आप दूसरा हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो तो आप इनके डेल्टा जीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, वहाँ से आप जो है E0 का वैल्यू निकालते हो, राइट? बट यहाँ पर वो केस नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है मैं समझाती हूँ आपको। देखिए बेटा, सबसे पहले आई अग्री कि ये दो हाफ सेल्स हैं, but can you just look at this reaction? Is it a half reaction? Is it a half cell reaction? No, this is a complete cell reaction. ये एक complete cell reaction है। कंप्लीट सेल रिएक्शन का मतलब क्या है? ये दोनों हाफ सेल्स को जोड़कर मैंने एक पूरा कंप्लीट सेल बनाया है। और आप इसमें देखिए Tl प्लस जो है वो Tl में जा रहा है, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मतलब कैथोड पर हो रहा है, और Tl+1 Tl+3 में जा रहा है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और ये एनोड पर हो रहा है। मतलब ये जो है कंप्लीट सेल है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एनोड है और ये कैथोड है। कोई भी एक एनोड है, कोई भी एक कैथोड है, जिसको जोड़कर हमने एक कंप्लीट सेल बनाया। मतलब दिस इज अ सिंपल केस दैट वी वर डूइंग। हमें जो है इसका E0 वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे E0 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन निकालना है। यहाँ मुझे डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत नहीं है और डेल्टा जी को यूज करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस रिएक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब आपके पास हाफ सेल्स होंगे और हाफ सेल से आप अनदर हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करोगे। यहाँ मैं हाफ सेल्स को यूज करके प्रॉपर सेल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। जब सेल बनेगा तो एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एक पे रिडक्शन होगा, एक पे ऑक्सीडेशन होगा और सेल का पोटेंशियल आएगा, राइट? तो एक सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एनोड और कैथोड का रिएक्शन क्या होगा। इसके हिसाब से अगर मैं चलूँ तो Tl+1 जो है, जब जो है Tl में जाएगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा, मतलब ये कैथोड पर होगा। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इस वाले रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, इसको मैं लिख देती हूँ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, दैट इज -0.34 वोल्ट।
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये देखिए एनोड पर होगा Tl+1 से Tl+3 वाला, ये ऑक्सीडेशन है ना। और इस केस में इस रिएक्शन को देखिए, ये इसी का जो मैं रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है उसी का रिडक्शन है, मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का भी रिडक्शन पोटेंशियल मुझे सवाल में गिवन है। तो है ये एनोडिक रिएक्शन, बट इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो मुझे गिवन है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.25 वोल्ट। तो जो मेरा सेल बन रहा है वो तब बनेगा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी, तो मेरा जो कंप्लीट सेल रिएक्शन बन रहा है वो बन रहा है 3Tl+ गिविंग मी 2Tl + Tl3+। तो अब इस रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल है, मतलब E0 ऑफ सेल जो होगा वो होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, that would be minus 0.34 minus 1.25, so that would be 9 and 5 minus 1.59 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं इस सेल का जो रिएक्शन पोटेंशियल है वो आ रहा है minus 1.59 वोल्ट, which you can of course see is negative, that means this particular cell reaction is actually non-spontaneous reaction। बिकॉज स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका जो E0 वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, बट हमारा जो E0 वैल्यू आ रहा है बच्चे वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे डेल्टा जी वाले कॉन्सेप्ट से नहीं जाएंगे, यहाँ सिंपल सेल पोटेंशियल निकालेंगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर हुई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस लैटिमर डायग्राम थिंग। इस लैटिमर डायग्राम को जो हम स्टडी करते हैं, सोल्यूशन 2 की बात करें तो बेसिकली मैंने आपसे पूछा था यहाँ से जब आप Mn+2 में जाएंगे उसका E0 क्या है, यही मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। इस केस में बस आपको ये देखना है कि यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो, मतलब MnO4- से MnO4 जा रहे हो, तो आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +6 जा रही है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। और इसका E0 वैल्यू उसने आपको दे रखा है 0.564 वोल्ट। फिर आप MnO4 से जब MnO2 में जा रहे हो, मतलब +6 से +4 की तरफ जा रहे हो, तो E0 वैल्यू उसने जो आपको दे रखा है वो है 2.26। फिर आप MnO2 से Mn+3 की तरफ जा रहे हो तो E0 वैल्यू दे रखा है 0.95। दिस इज फ्रॉम +4 to +3 एंड देन फाइनली फ्रॉम +3 to +2 when you are going, your E0 value is turned to be 1.51 वोल्ट। और फिर मुझे निकालना है क्लब करके ये हाफ सेल के बारे में, इसका E0 क्या होगा ये मुझे निकालना है, ठीक है। देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे डेल्टा जी वाला चीज यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन सी इट्स जस्ट अ हाफ सेल, मतलब ये एक रिडक्शन वाला हाफ सेल है और ये भी सारे हाफ सेल्स हैं। इन सब हाफ सेल्स को मिलाकर मुझे ये हाफ सेल बनाना है, मतलब आई हैव टू यूज डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली मुझे इन सबको क्या, इन सारे हाफ सेल्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो इस वाले हाफ सेल का मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, बट अगैन मैं पोटेंशियल्स को ऐड नहीं कर सकती, मुझे डेल्टा जी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं क्या करूंगी, इन सारे रिएक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करूंगी। आई विल सी उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन आई विल राइट -NF सेल एंड देन आई विल कीप ऑन एडिंग ऑल ऑफ देम, राइट। दैट्स आई एम गोइंग टू डू, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू। नाउ ये आपको पता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम होगा बाय डिफॉल्ट, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन भी है बट ऑब्वियस भी है, क्योंकि आप MnO4- से Mn+2 जो है वो एसिडिक मीडियम में ही जा सकता है, चाहे आप किसी भी तरीके से जाए, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होना है। तो आप चाहे तो इन सारे को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करेंगे तो मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है, चार्ज को बैलेंस करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया। इसको अगर मैं बैलेंस करूंगी तो इधर मुझे 2 ऑक्सीजन डालने हैं, तो मैंने 2 वाटर डाल दिए। यहाँ पे देखेंगे 4H है तो 4H+ आ गया, यहाँ पे 4H+ की वजह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का जो है आप देखेंगे 4+ की वजह से आपका 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन वजह से एक्सेस है, मतलब 2 की डेफिशिएंसी है, तो इधर 2 आ गया। इधर आप बैलेंस करेंगे तो ये आपका हो गया 2, फिर से यहाँ आ गया 4H+ और 4H+ मतलब आपका यहाँ बन गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बैलेंस करना है तो सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, और इसको अगर बैलेंस करना है तो 4H2O 8H+ के चलते हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये मेरा बेसिकली सेल रिएक्शन हुआ जो कि आएगा इन सारे रिएक्शंस को क्या करके, ऐड करके। तो
तो मैं क्या करती हूँ, इन सब का डेल्टा जी लिख लेती हूँ बेटा। सबसे पहला काम मैं यही करूंगी, लेट मी राइट देयर डेल्टा जीज। दो और यहाँ 4 कैसे आया? देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा आप जो है करेक्ट करिए इसे। क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है आपने बैलेंस कर दिया, यहाँ 4H प्लस आ गया, बट यहाँ 4H प्लस है बट यहाँ 3, तो मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन डालना है ना बैलेंस करने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है ना। बस ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये मैंने इसलिए लॉजिक सेट कर लिया क्योंकि अब देखिए जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो 5 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से 2 3 4 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से आप जो है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट 1 निकाल लीजिए, जो कि होगा माइनस n का वैल्यू क्या है 1f, ई नॉट का वैल्यू कितना है 0.564, डेल्टा जी नॉट 2 निकाल दीजिए तो ये होगा आपका माइनस n का वैल्यू 2f 2.26, डेल्टा जी नॉट 3 निकाल दीजिए तो वो होगा आपका माइनस 1f, ई नॉट का वैल्यू 0.95, डेल्टा जी नॉट 4 निकाल दीजिए तो होगा माइनस 1f 1.51, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा डेल्टा जी नॉट 5, दैट इज माइनस 5f ई नॉट, जो मुझे कैलकुलेट करना है। सिंस मुझे सबको ऐड करना है तो मैं सारे डेल्टा जीज को ऐड कर देती हूँ, तो मेरा आंसर बना माइनस 1f 0.564, 2f 2.26, minus f 0.95, minus 1f 1.51, that would be equals to minus 5f e naught. So ये f हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी चला जाएगा, तो 0.564 प्लस 2 इंटू 2.26 प्लस 0.95 प्लस 1.51 डिवाइडेड बाय, अगर आप 5 कर देंगे तो आपके पास ई नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ सेल आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस हिसाब से आप लैटिमर डायग्राम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। चलिए अब हम लोग जो है अपना नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, दैट इज माय नर्स्ड इक्वेशन, राइट? सो लेट्स गो ऑन टू द नर्स्ड इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नर्स्ड इक्वेशन है। मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ नर्स्ड इक्वेशन क्या है, और फिर आप लोगों को भी खुद ही समझ आ जाएगा कि ये नर्स्ड इक्वेशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है? देखिए नर्स्ड इक्वेशन कहाँ से निकाली गई है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नर्स्ड इक्वेशन बेसिकली आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर आप रिकॉल करेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं, वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये एक वेल नोन इक्वेशन है जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में जो है स्टडी करते हैं। ये इक्वेशन आपको एक्चुअली बता क्या रही है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब दिस इज नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। This is standard Gibbs free energy, that means Gibbs free energy at standard temperature and pressure condition, which you know in case of this cells, the standard temperature is 298 Kelvin and temperature pressure is 1 atm. Concentration has to be 1 molar. R, T, L and Q. What is Q here? Q is basically reaction quotient. Do you remember reaction quotient that we used to do in chemical equilibrium, right? तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे सपोज एक रिएक्शन मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया है, ठीक है? मैं एक कंप्लीट रिएक्शन लिख रही हूँ, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है? ए प्लस बी इज गिविंग मी सी प्लस डी। ये कंप्लीट रिएक्शन है मेरे पास। इस रिएक्शन का Q कैसे लिखते हैं? हम Q लिखते हैं जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी प्रकार हम Q लिखते हैं इसका concentration of products raised to power stoichiometry, reactants raised to power stoichiometries. We used to do it this way, है ना? बट इस पर्टिकुलर केस में बस फर्क इतना होता है कि आप ये जो कॉन्सेंट्रेशंस यहाँ लिख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम की नहीं होती है, किसी भी टाइम की होती है। बट जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेशंस आपकी क्या बन जाती है? इक्विलिब्रियम की बन जाती है, ठीक है? ये हमारा बेसिकली लॉजिक रहता है। तो ये हो गया मेरा Q।
तो वैसे ही सपोज एक सेल रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दिया, कॉपर 2+ प्लस जिंक विल गिव मी Zn+2 प्लस कॉपर। ये एक सेल रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दिया। तो आप इस सेल रिएक्शन का भी तो Q लिख सकते हैं ना मेरे सामने। Q कैसे लिखेंगे? Q होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर, बट कॉपर तो सॉलिड है, उसके कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, पर जिंक भी सॉलिड है तो उसका भी 1 ले लेंगे, है ना। तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए Q जो है लिख सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। नाउ हमें पता है सेल रिएक्शन में डेल्टा G माइनस NF ई सेल होता है और डेल्टा G0 जो होता है वो माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल होता है, यही होता है। तो दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बन जाएगा माइनस NF ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट ऑफ सेल प्लस RT ln Q। अब एक काम करते हैं बेटा, NF से डिवाइड करते हैं और नेगेटिव चार्ज से भी, तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस RT बाय NF ln Q, जिसको मैं लिख सकती हूँ ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। अब बस मैंने क्या कर दिया, ln जो कि मेरा नेचुरल लॉग है, log बेस e को मैंने log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो आई गॉट अप दिस। नाउ सी this equation which I have written here is actually my Nernst equation. Now why do I actually need this equation? मेरा पॉइंट सबसे पहला यही है कि मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे ई सेल पता करना है ना। अब ई सेल कैसे पता करना है मैं बता दूँ। देखिए आप बोलेंगे मैडम ई सेल तो अपने को पता है, ई सेल क्या होगा, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, और ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, यही होता है। अब एक मेरी बात सोचो, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में हर सेल के लिए, हाफ सेल के लिए हमारे पास ई नॉट वैल्यू रिपोर्टेड होता है। तो ई नॉट वैल्यूज अगर मेरे पास हर सेल और हाफ सेल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है, या फिर मैं बोलूँ वो मैंने कैलकुलेट करा है यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मैंने सबका ई नॉट वैल्यू कैलकुलेट करा ना, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन फिक्स करके, टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर को 180 1 बार कर दिया। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे मैंने जो भी सेल पोटेंशियल्स निकाले हैं किसी भी हाफ सेल के, वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने अरेंज कर दिए हैं। वो बेसिकली सब ई नॉट है ना, तो ई नॉट को यूज करके ई नॉट ऑफ सेल तो निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर आपको सवाल में गिवन नहीं है, बट सीरीज से आप यूज कर सकते हो वैल्यूज। बट मैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन चेंज कर दूं, मैं अगर कॉन्सेंट्रेशंस चेंज कर दूं, मैं 1 मोलर ना रखूं, मतलब मैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर आ जाओ, स्टैंडर्ड से हट के नॉन स्टैंडर्ड पर आ जाओ, तो क्या मैं ये ई नॉट वैल्यूज ले पाऊंगी? नहीं, ये ई नॉट वैल्यू तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर है ना, हर जगह थोड़ी वैलिड है। तो अगर आपके पास कोई और अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशंस, कोई और टेम्परेचर प्रेशर या कंडीशंस होती है, या फिर कोई और कॉन्सेंट्रेशन होती है, तब आप ई नॉट ना यूज करके क्या यूज करते हो बेटा, ई सेल। अब ई सेल तो रिपोर्टेड ही नहीं है, ई सेल की कोई थ्योरेटिकल वैल्यू तो है नहीं, तो हम ई सेल को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस नर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए ई सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट का वैल्यू थ्योरेटिकली गिवन है, 2.303 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया होगा, ऑफ कोर्स आपका टेम्परेचर जो भी है, आपने जो भी टेम्परेचर रखा है, लेट्स से आप 300 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे टेम्परेचर पुट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व कर रहे हो वो रख सकते हो, एफ फैराडेज है वो रख सकते हो, और क्यू जब आप लिखोगे किसी भी सेल का तो कॉन्सेंट्रेशंस आएंगी, कॉन्सेंट्रेशंस 2 मोलर 3 मोलर जो मर्जी कर दो, जो भी आप करोगे वो लिख सकते हो। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, दोनों ही इफेक्ट जो है हमारे सेल पर पड़ेंगे, और तब मेरा ई सेल मैं जो है इस नर्स्ट इक्वेशन से पता कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको
क्या समझ आया कि नर्स्ट इक्वेशन काहे यूज करनी है, क्यों करा रहे हैं ये नर्स्ट इक्वेशन, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं इतना। हम इसलिए दिमाग खराब कर रहे हैं क्योंकि आपके पास रिपोर्टेड वैल्यू सिर्फ ई नॉट की है। अगर आप, जरूरी तो नहीं बच्चे मैं कोई भी सेल हमेशा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनाऊं, चलो मैं कहती हूँ मैं टेम्परेचर प्रेशर सेम रख रही हूँ, मैं टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही रख रही हूँ, प्रेशर 180 में ही कर रही हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रही हूँ, लेकिन मैं जरूरत नहीं कॉन्सेंट्रेशन को भी 1 मोलर रखूँ यार, कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज कर सकती हूँ एटलीस्ट। तो ठीक है कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करोगे तो भी आप ई नॉट तो नहीं वैलिड होगा ना, क्योंकि वो तो 1 मोलर के लिए वैलिड है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है वो भी आप देख सकते हो कि उससे पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, ई सेल क्या आ रहा है। टेम्परेचर चेंज करते हो कॉन्सेंट्रेशन सेम करके तो भी आपको पता चलेगा कि क्या अफेक्ट पड़ रहा है चीज़ों पे, ठीक है। तो ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए अपन लोग क्या यूज करेंगे बेटा, नर्स्ट इक्वेशन। या क्लियर हुई बात। चलो जनरली होता क्या है, सुनेंगे बात, वही जो मैं अभी आपको बता रही थी। जनरली हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर जो है वही रखते हैं, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सेल रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर्स और बहुत लोअर टेम्परेचर्स पे जनरली फिजिबल नहीं होते हैं। तो हमने रूम टेम्परेचर रखा, बट मैं कॉन्सेंट्रेशन बदल सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, तो ई सेल मेरा हो गया ई नॉट ऑफ सेल। अब यहाँ पर तो ये सब कांस्टेंट हो गया ना, देखो n का वैल्यू चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो गया। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू आता है 0.0591 बाय n log q। तो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके देखते हैं और फिर आप लोगों को क्लियर होगा कि एक्चुअली नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब तक आपको टेम्परेचर ना गिवन हो तो आप यही मान लीजिए कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 0.0591 लेके सॉल्व करिए रादर देन दिस, क्योंकि यहाँ से आपका कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट अ एग्जाम्पल फॉर द नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि जो नर्स्ट इक्वेशन है अगेन ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये सेल रिएक्शन के लिए भी यूज़ हो सकती है, साथ साथ ये हाफ सेल्स के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो अगर आप चाहे तो आप हाफ सेल्स पे भी नर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप सेल रिएक्शंस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले हाफ सेल्स बता देती हूँ। तो नर्स्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल्स, हाफ सेल्स पे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। लेट्स से मेरा एक हाफ सेल है जो है जिंक गिविंग Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा एक हाफ सेल है, ठीक है। बट अब ये देखिए बेटा, बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, ये रिएक्शन मैंने किसकी लिखी है, ये रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन की लिखी है ना। तो जब मैं ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखूंगी तो मैं ई नॉट ऑफ सेल जो लूंगी या ई नॉट जो भी हाफ सेल का लूंगी वो ऑक्सीडेशन का लूंगी, और अगर मैं रिडक्शन की रिएक्शन लिखूंगी तो मैं यहाँ ई नॉट जो भी लूंगी वो रिडक्शन का लूंगी। ये बड़ा आपको क्लियर रहना है, इन सब चीज छोटी छोटी सी जो बारीकियां है ना उनको समझना है, ठीक है। अब अगर ये ऑक्सीडेशन वाला मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से C1 मोलर है, मैंने लिख दिया। इस पर अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखाऊं तो मैं E, अब क्योंकि ऑक्सीडेशन लिखा है तो मैं रिप्रेजेंटेशन जो है ऑक्सीडेशन के हिसाब से लूंगी, और ऑक्सीडेशन मतलब एनोडिक रिप्रेजेंटेशन लूंगी मैं इस प्रकार, देख रहे हैं आप। तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा E नॉट जिंक से Zn+2 माइनस 0.0591, अब हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो इन्वॉल्व हुए, 2 log Q क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zinc+2 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइचियोमेट्री 1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन तो आप 1 ही लोगे क्योंकि वो सॉलिड है, तो हमने इस प्रकार लिख दिया है ना, क्योंकि ये तो सॉलिड होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे यूज़ किया। और अगर आप इसका रिडक्शन रिएक्शन लिखते तो आप ऐसे लिखते, लेट्स से Zn+2 गिव मी Zinc+2 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे लिखते, सॉरी +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पे C1 कर दिया है, तो इस केस में आप लिखते हैं E इक्वल्स टू Zn+2 जिंक, क्योंकि आपको अब सारी जो पोटेंशियल्स आप ले रहे हो वो आपको रिडक्शन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली ये E नॉट भी हो जाएगा आपका Zn+2 जिंक माइनस 0.0591/2, और यहाँ बन जाएगा log ऑफ 1 जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने अब एक और हाफ सेल लिख दिया आपके सामने, ये वाला AgCl वाला, तो AgCl गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव Ag प्लस Cl-, तो ये एक्वस है, ये सॉलिड होगा ऑफ कोर्स, ये भी सॉलिड होगा। अब ये हाफ सेल मैंने आपके सामने लिख दिया। अगेन ये वाला हाफ सेल किसका है बेटा, रिडक्शन का है, तो आप सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स लोगे। कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसकी होगी, इसकी होगी, लेट्स से ये C2 मोलर है, ठीक है। अब इस हिसाब से आप जो आप E लोगे वो रिडक्शन का लोगे, रिडक्शन मतलब कैथोडिक। तो कैथोडिक में आप लोग पहले क्या लिखते हैं, सोल्यूशन विच इज ऑफ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्ट ब्रिज, तो यू विल बी लिखिंग राइटिंग Cl-, फिर आप लिख दीजिए AgCl Ag,
इस प्रकार ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे भी आप क्या लेंगे बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। -0.0591 इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देखिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन Cl- की आएगी, बाकी सब तो सॉलिड है, तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ किसकी आपने लिख दी, Cl- की। बात क्लियर हो रहा है। तो अब हाफ सेल्स पे भी बहुत ही ज्यादा आराम से जो है नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। आपको नर्स्ट इक्वेशन में बस इतना चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने रिएक्शन रिडक्शन की लिखी है तो आप रिडक्शन पोटेंशियल्स पुट करिए, आपने ऑक्सीडेशन की लिखी है तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स पुट करिए। यहाँ तक बात क्लियर हुई। चलिए अब मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ टू एक्सप्लेन हाउ टू राइट नर्स्ट इक्वेशन ऑन कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल में हम लोग नर्स्ट रिएक्शन को, नर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स से मेरा कंप्लीट सेल है जिंक सॉलिड, कॉपर +2 aqueous will give me copper solid plus Zn+2 aqueous। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन। इसमें मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 ले लिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने C2 ले लिया। अब ये कंप्लीट सेल है ना। इस कंप्लीट सेल में जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आप E किसका लिखेंगे, ऑफकोर्स सेल का, वो सेल का होगा क्योंकि अब सेल है। E0 भी किसका होगा, सेल का होगा। E0 ऑफ सेल होगा E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो मैं इसको पहले अभी E0 ऑफ सेल ही लिख रही हूँ, -0.0591 बाय n log Q, यही होता है। अब जरा देखिए इस रिएक्शन में n कौन सा लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में n वो आएगा बेटा जो नेट इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके बना है। मतलब आपने जब ये Zn+2 को ऑक्सीडाइज कराया होगा और कॉपर +2 को रिड्यूस कराया होगा और जब इस रिएक्शन को ऐड किया होगा तो नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल कितने करे हैं, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन n जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन्स विच यू हैव कैंसल्ड इन द फाइनल रिएक्शन। तो आपका ये ई सेल बना, E0 ऑफ सेल है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। कैथोड कौन है भाई मेरा, कैथोड है मेरा ये, है ना, जिसमें रिडक्शन हो रही है। तो E0 ऑफ कैथोड और वो भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैंने E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 पोटेंशियल एनोड, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया, -0.0591 किया बाय कितना हो गया 2 log। अब प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, जिंक की आएगी विच इज C2 बाय कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, Cu+2 रिएक्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, दैट्स हाउ यू राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देती हूँ कि लेट्स से, ध्यान से देखते चलना बच्चे, लेट्स से मैंने आपको एक सेल यहाँ जो है बना के दे दिया, Cl- जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है इन सॉल्ट ब्रिज विद लेट्स से आई हैव प्लेस्ड Zn+2 विद जिंक। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन वी हैव। तो अगर आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है और आपको लेट्स से C1 C2 ना देके मैं आपको बेटा ये दे देती हूँ, लेट्स से ये मैंने आपको दे दिया 3 मोलर और ये मैंने आपको दे दिया 2 मोलर, और मैं आपको बोल रही हूँ इस सेल का जो है आप मुझे EMF बताइए। तो ऑब्वियसली इस सेल का EMF E0 तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो इस सेल का EMF क्या होगा, E सेल। और E सेल आप कैसे निकालेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से। तो आप लिखेंगे E सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल, E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो इसके लिए आपको कैथोड और एनोड पता होना चाहिए। तो बेटा ये ऑफकोर्स है मेरा कैथोड और ये वाला चीज मेरा क्या है, एनोड। तो आपको कैथोड एनोड पता चल गया। तो आपने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो कैथोड का भी रिडक्शन लीजिए और एनोड का भी रिडक्शन लीजिए। समझ रहे बात को, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। -0.0591 बाय n करना पड़ेगा, फिर log Q लिखना पड़ेगा। अब ये n और Q कैसे आएगा, उसके लिए आपको इस रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगी, एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, Ag जो है सॉरी Cl- प्लस Ag, ये सॉलिड होगा मेरा जिसका कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर दे रखा है, देगा AgCl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये होगा मेरा रिएक्शन एनोड का। कैथोड का रिएक्शन मेरा क्या होगा, कैथोड पर मेरा होगा जिंक वाला रिएक्शन, मतलब रिडक्शन वाला। इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर दे रखा है, शाबाश। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मैं कितने कैंसिल करूंगी, जब मैं नेट रिएक्शन लिखूंगी मैं कैंसिल करूंगी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो मेरा ये बनेगा 2Cl- प्लस 3 मोलर
प्लस जिंक प्लस 2 मोलर प्लस Ag वो भी 2 विल गिव मी 2 AgCl प्लस जिंक। ये दोनों सॉलिड हैं, बोलिए हाँ या ना। ये रिएक्शन बना ना मेरा, तो इस रिएक्शन के हिसाब से देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा अब E cell इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड माइनस 0.0591 बाय n। कितना आपने कैंसिल किया, यहाँ 2, यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कैंसिल किया, तो आप 2 पुट करेंगे लॉग। अब Q में प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, रिएक्टेंट में क्या है, जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन स्टोइचियोमेट्री 1 है और Cl माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इसका स्टोइचियोमेट्री 2 है। दिस अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये दोनों वैल्यूज ऑफ कोर्स आपको सवाल में गिवन रहेंगी, तो जो भी आपको इसका वैल्यू गिवन है आप वो लिख दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन बाकी आपको जो है वो गिवन ही है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यूज प्लेस कर दीजिए। देखिए अप्रोक्सीमेशन में आप इससे 0.06 ले लीजिएगा, क्योंकि 2 से वो आराम से कैंसिल होकर 0.03 दे देगा, तो अब ये अप्रोक्सीमेशन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जिंक का 2 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 का होल स्क्वायर। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट अ नर्स्ट इक्वेशन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन से जो है चीजें निकालते हैं। बात समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई नॉट का वैल्यूज बच्चे आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन पेपर में ई नॉट का वैल्यूज गिवन रहेगा। आपका बस काम होगा क्यू सही से लिखना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सही से प्लेस करना, यहाँ दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखना, क्योंकि आप जो मैं आप बता रही हूँ आप गलती क्या क्या प्रोबेबल गलतियाँ हो सकती है, मैं उसी चीज़ को आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि रिडक्शन पोटेंशियल सही से लिखना, दोनों के हो सकता है आपको ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो पर आप पुट यहाँ रिडक्शन करेंगे, इस तरीके से गलतियाँ हो सकती हैं। रिएक्शन में एन की गलती हो सकती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको जो है चलनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चीज़ है बच्चा, आप ना स्टेप स्किप नहीं कर सकते। आप सीधा यहाँ से आप सीधा ये लिखोगे ना, आप गड़बड़ करोगे। जब तक आप इसको आराम से रिप्रेजेंट करके 3-4 स्टेप में नहीं लिखोगे, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस राइट नाउ, क्योंकि अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। लेकिन अभी आप कोई स्किप, जब अभी आपका लर्निंग फेज है बच्चे, तो लर्निंग फेज में ना कोई भी स्टेप आप जो है स्किप मत करिए, क्योंकि अगर आप स्टेप स्किप करेंगे ना तो आप सीधा कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर इतनी खिचड़ी बन जाएगी ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो स्किप मत करिए, एक एक चीज जो है, चाहे आप वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देखिए, लेकिन आप एक एक स्टेप जो है उसको फॉलो करिए। ठीक है, और अगर आप हाफ सेल में जो है वो लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन, तो आप अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के हिसाब से पोटेंशियल्स रखिए, और अगर आप रिडक्शन लिख रहे हैं तो रिडक्शन के हिसाब से सेल पोटेंशियल्स रखिए, बट एन आप वो लेंगे जो इलेक्ट्रॉन में जो हाफ रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ। ठीक, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है आपको देखनी है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, लेट्स गो एंड डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नर्स्ट इक्वेशंस की हमारे पास। एक तो ऑफ कोर्स ये एप्लीकेशन सबसे बड़ी यही है नर्स्ट इक्वेशन की कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देती हूँ तो मैं ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकती हूँ। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन सेम रखती हूँ बट टेम्परेचर चेंज कर सकती हूँ, अगेन मैं जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल को जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। देखिए सबसे पहला ऑफ कोर्स ये है ईएमएफ ऑफ सेल फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशंस कैन बी कैलकुलेटेड। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ये तो हमने देख लिया, ये एप्लीकेशन तो हमने देख लिया। अब मैं आती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इस नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पर एक रिएक्शन, लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ इक्विलिब्रियम पर है, दिस इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम की एक खास बात ये है कि एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनेंगे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज ऑलवेज जीरो। हमेशा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बेटा क्या बन जाता है आपका, जीरो। डेल्टा
जी जीरो होता है। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा जी नॉट? सी, डेल्टा जी नॉट जीरो होगा या नहीं होगा ये मैं तब तक नहीं कह सकती जब तक मुझे जो रिएक्शन का टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस नहीं पता। देखिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में फ़र्क क्या है? डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी में जो फ़र्क है वो कंडीशंस का है। जब आप स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाते हो डेल्टा जी नॉट बन जाता है, जब आप स्टैंडर्ड नहीं लगाते तो वो डेल्टा जी रहता है ना। तो भाई एक रिएक्शन मैंने करी, अब जरूरी तो नहीं मैं हर रिएक्शन को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करूँ, मैं कॉन्सेंट्रेशन हर बार 1 मोलर ही लूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस ले सकती हूँ, मैं कोई भी कॉन्सेंट्रेशंस ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर कंडीशंस ले रहे हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हो, तो डेल्टा जी आप हमेशा लिखेंगे, डेल्टा जी आपका इक्विलिब्रियम पे 0 रहेगा। डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं है तो समझ आ गई बात, ठीक है नहीं है, बट अगर 0 है इसका क्या मतलब है? डेल्टा जी नॉट 0 सिर्फ तभी होगा जब डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी सेम होंगे। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी सेम तब होंगे जब आपका रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा होगा। समझ रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अगर आप फिर भी जो है भटक चुके हो। मैंने बोला ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है और इस रिएक्शन में ये 2 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन थी, ये 3 मोलर की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 180 है। तो क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है? नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो 2-3 मोलर, 1 मोलर नहीं है। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन पे इक्विलिब्रियम है मतलब डेल्टा जी 0 होगा। क्लियर? डेल्टा जी तो किसी भी कंडीशन पे अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी 0 होगा। बट सपोज ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पर है, मैंने यहाँ 1 मोलर कर दिया, ये भी 1 मोलर कर दिया, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दिया और प्रेशर 180 1 बार कर दिया। इस केस में आपका डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट सेम नहीं हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ही आपकी क्या हो गई है? स्टैंडर्ड हो गई है। और डेल्टा जी 0 होता मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे? फिर 0 हो जाएंगे। तो ये वाली सिर्फ तभी होती है व्हेन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट स्टैंडर्ड स्टेट, जो कि काफ़ी कम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होगा तभी डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट जो होंगे वो 0 होंगे, अदरवाइज हमेशा डेल्टा जी 0 होगा। डेल्टा जी नॉट कैन बी 0, कैन नॉट बी। डेल्टा जी नॉट 0 तब होगा जब कंडीशन स्टैंडर्ड होंगे, नहीं तो वो 0 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप सोच सकते हो कि मैं बोले कि बार बार इसी चीज़ को रिपीट करे जा रहे हो, अरे मैडम हमने समझ लिया है, अरे बेटा तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने समझ लिया है। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर हर बार सवाल पूछता है, हर बार सवाल पूछता है। आईआईटी हर दूसरे तीसरे साल जो है कहीं ना कहीं रिपीट कर देता है क्वेश्चन मेंस लेवल पे। नीट तो भाई, नीट का तो ये सवाल ही फेवरेट है, हर बार कहीं ना कहीं आता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट 0, डेल्टा जी 0 क्या है कंडीशन। याद रखो डेल्टा जी 0 डेल्टा जी नॉट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। डेल्टा जी नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सारा टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड चीज भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर डेल्टा जी 0 हो रहा है दैट ऑब्वियसली मींस कि ई सेल भी 0 होगा, क्योंकि डेल्टा जी आपका क्या है? माइनस एन एफ ई सेल, एन तो 0 हो नहीं सकता, एफ 0 हो नहीं सकता, मतलब 0 कौन होगा? ई सेल ही होगा। तो इसलिए डेल्टा जी अगर 0 होगा तो उस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पर उस सेल का जो ईएमएफ जो सेल जनरेट करेगा वो 0 हो जाएगा। ये आपको समझना है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में एक सेल है, लेट्स से वो x वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो x वोल्ट जनरेट हो रहा है, जब रिडक्शन होगा तो माइनस x वोल्ट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि x जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट होता है और दोनों रिएक्शंस का स्पीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड का स्पीड सेम है, तो नेट पोटेंशियल क्या निकल कर आएगा? 0 निकल कर आएगा। ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हमेशा 0 होता है, ई सेल भी हमेशा 0 होता है। ई नॉट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, है ना। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो तो ई नॉट 0 बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट 0 होता है, बट अगर ना लो तो नहीं होगा। तो ई नॉट के बारे में कुछ नहीं कह सकते इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली डेल्टा जी नॉट के बारे में कुछ नहीं कह सकते इक्विलिब्रियम पे, लेकिन डेल्टा जी हमेशा 0 होगा, डेल्टा ई हमेशा 0 होगा। मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया कि छप जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। बात क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इक्विलिब्रियम पे आप क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? के इक्विलिब्रियम से, हाँ या ना? ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इन सारी चीजों को अगर मैं कलेक्टिवली लेके चलूं तो मेरा ई सेल जो है वो है ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, यही है। अब इसमें एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 बनेगा,
यहाँ नहीं लिखती, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ई सेल हमारा 0 हो जाएगा। ई सेल जैसे ही 0 हुआ तो ये बन गया ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591/n, और ये लॉग अब के इक्विलिब्रियम बन जाएगा क्योंकि आप इक्विलिब्रियम लगा दियो। तो आपका ये हो गया ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591/n लॉग के इक्विलिब्रियम। तो नर्स्ट इक्वेशन से आप ई नॉट ऑफ सेल और के इक्विलिब्रियम के बीच में भी जो है रिलेशनशिप निकाल सकते हो। बोलो बात क्लियर हुई इस एक्सप्रेशन के थ्रू। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, ये एक्सप्रेशन जो मैंने ई नॉट का लिखा है, ये नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली आई कहाँ से है? ये आई तो यहां से है। तो डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? डेल्टा जी 0 एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम अगर डेल्टा जी भी 0 करोगे तो डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा? RT/ln के इक्विलिब्रियम। तो ये एक्सप्रेशन भी आपने ना केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के बीच का रिलेशनशिप है ना, ये वही रिलेशनशिप है। और उसी रिलेशनशिप से ये हमने ई नॉट वाली चीज जो है निकाली है। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है वहीं से आई है। बोलो बात क्लियर हुई? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट ऑफ सेल एंड के इक्विलिब्रियम। अब जरा देखिए इसको यूज कैसे करना है। यूज कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से मैंने आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ दे दिया है। लेट्स टेक अ सिंपल रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके लिए हम आपको कह रहे हैं कि लेट्स से ई नॉट Cu+2 और Cu का वैल्यू है 1.36, लेट्स से कुछ भी दे दिया मैंने अभी आपको। ठीक है, और आपको मैं बोल रही हूँ कैलकुलेट ई सेल। सेकेंड मैं बोल रही हूँ कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। दोनों चीजें आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं एक काम करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ ई सेल, तो मैं ई सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। कैथोड कौन है? ये, तो इसका लूंगी रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस एनोड कौन है? ये, इसका भी लूंगी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.0591/n log Q, यही है नर्स्ट इक्वेशन। इसमें से इसका तो ई नॉट 0 होता है और इसका ई नॉट का वैल्यू 1.36 दे रखा है। अब यहाँ से चेक कर लीजिए बेटा, रिडक्शन ही है ना, तो ये रिडक्शन ही मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं रिएक्शन अगर लिखूँ तो एनोडिक रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन वाली, H2 विल गिव। अच्छा इसका लेट्स से प्रेशर भी दे रखा है आपको 2 atm, क्योंकि इसका प्रेशर दिया होगा ना, हाइड्रोजन गैस है तो इसका 2 atm प्रेशर है, वो दे रहा बना रहा है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 2 मोलर। ये एनोड हो गया। कैथोड किसका है? कॉपर +2 गिव 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। कॉपर +2 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 मोलर है। अब नेट रिएक्शन क्या होगी? 2 कैंसिल करा है तो n का वैल्यू तो 2 रखेंगे, तो ये हो गया H2 2 atm प्लस कॉपर +2 3 मोलर विल गिव मी 2H+ विच इज 2 मोलर प्लस Cu तो सॉलिड ही रहना है ना। तो अब आपको यहाँ से क्या समझ आया? आपको ये समझ आया कि इस केस में n का वैल्यू आप 2 रखेंगे और Q क्या लिखेंगे। तो आपका बना है ई सेल इज इक्वल्स टू 1.36 माइनस 0.0591/n का वैल्यू अपन लोग 2 लिखेंगे, लॉग कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या है? H+ का स्क्वायर, और इसका तो 1 ही आएगा, सॉलिड है, डिवाइडेड बाय कॉपर +2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू आप प्रेशर ले लीजिए किसका? H2 का। ठीक है, देखिए प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन 2 भी दे रखा है, Q में आप प्लेस कर सकते हैं ऐसा, इसलिए मैंने K इक्विलिब्रियम लिखा, KP कैसे नहीं लिखा, नहीं सिर्फ प्रेशर ही लिखना है या सिर्फ KC कॉन्सेंट्रेशन ही लिखना है, KPC KPX जो भी दे रखा है वो लिख दीजिए, है ना। तो हमारा ई सेल बना 1.36 माइनस, इसको मैं बेटा अप्रोक्सीमेटली 0.06 ले रही तो 0.03 हो गया, लॉग वैल्यू प्लेस कर दीजिए, 2 का हो गया आपका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन 3 का स्क्वायर इनटू प्रेशर मैंने ले लिया 2 atm। बस मैं इसे सॉल्व करके क्या निकाल सकती हूँ? ई सेल। द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ठीक है, अब आते हैं बच्चे सेकंड पार्ट पे। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए सिंपल हो गया, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591/n का वैल्यू 2 है, लॉग के इक्विलिब्रियम। और ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? ई नॉट अभी मैंने निकाला सेल का 1.36, तो हो गया 0.03 लॉग के इक्विलिब्रियम। यहाँ से आप एंटी लॉग लेंगे तभी आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते। बात क्लियर होगी बच्चे? तो इस हिसाब से जो है आपको एक एक चीज़ जो है आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो हमने दो एप्लीकेशन जो है ये इसकी हमने नर्स्ड इक्वेशन की पढ़ ली है। अब हम चल रहे हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच। So let's go on to the third application of Nernst equation, that is calculation of pH. This is quite an important application, I would say. Third application is calculation of pH. देखिए पीएच क्या होता है, पीएच को आप डिफाइन कैसे करते हैं? पीएच को आप डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, यही आप पीएच को डिफाइन करते हैं। अगर आपको पीएच निकालना है, मतलब आपको H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और आपको पीएच निकालना है यूजिंग अ सेल, है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें एक सेल चाहिए, सेल से हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और उसको यूज करके पीएच निकालना है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। तो H प्लस इन्वॉल्व करने वाला हाफ सेल कौन सा होता है बेटा? H प्लस इन्वॉल्व करने वाला हाफ सेल एक ही है आपके पास, और वो हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, है ना? तो मैं उसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं लूंगी, तो मैं वैसे बोल रही हूँ कि आपके पास वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, H प्लस को इन्वॉल्व करने वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस केस में हम पीएच निकालने के लिए हमेशा यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वी यूज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल रिएक्शन में यहाँ लिख रही हूँ। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपका चॉइस है कि आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना चाहते हैं या रिडक्शन हाफ सेल, है ना? हाफ सेल आपका चॉइस होता है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, मैं रिडक्शन हाफ सेल आपके सामने लिख रही हूँ। तो मेरा रिडक्शन हाफ सेल होता है H प्लस से H2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंसिंग आप अपनी श्रद्धा अनुसार करिए, 2 करके कर दीजिए या हाफ करके कर दीजिए। तो मैंने 2 करके बैलेंसिंग कर दी, आपके हिसाब से चलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चे हाफ करके करेंगे तो भी आंसर सेम ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्वस और ये है मेरा गैस। तो ये मेरा रिडक्शन रिएक्शन मैंने लिख दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मैंने ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। अब इस हाफ सेल पे अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो की ऑफ दिस हाफ सेल will be E naught of this half cell माइनस 0.0591 बाय आपने N2 लिया है log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर, लाइक दिस वी हैव डन, ठीक है। अगर सपोज आप यहाँ हाफ ले लेते तो आपका ये प्रेशर रेस्ट पर हाफ हो जाता और इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व होता है, एक ही बात है। क्योंकि अगर इस केस में मैं 2 को बाहर लेना चाहूंगी तो मैं यहाँ हाफ ही कर दूंगी, है ना? तो आप एक ही बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें से ये E नॉट मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका तो पोटेंशियल मुझे पता है 0 होता है। लेट्स नाउ अज्यूम कि मैंने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm ले लिया। हालांकि अगर सवाल आपको 2-3 atm दे रहा है, जो भी दे रहा है वो है आप पुट कर दीजिए, पर मैंने 1 atm ले लिया। तो अगर मैंने 1 atm ले लिया तो E बेसिकली बन गया 0.0591 बाय 2 लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब इसमें से आप स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, है ना? क्योंकि ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप 2 को बाहर लेंगे, देखिए ये 2 आ गया, लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गया। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो E का वैल्यू आ गया माइनस 0.0591 लॉग 1 अपॉन H प्लस। अच्छा बेटा बताइए 1 अपॉन H प्लस क्या है? ये हो गया आपका माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस नहीं हो गया, क्योंकि पीएच होता है आपका माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। माइनस अगर अंदर ले जाऊंगी तो ये लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस नहीं बन जाएगा? तो इसका मतलब दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट पीएच। तो मेरा ऑप्शन बना E इज इक्वल्स टू H प्लस H2PT इज इक्वल्स टू आपका हुआ माइनस 0.0591 ऑफ टाइम्स ऑफ पीएच। ये फॉर्मूला हो गया। तो अब डिपेंड करता है कि आप जो हाइड्रोजन का हाफ सेल ले रहे हैं उसमें आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या ले रहे हैं। जो भी आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे उससे आप पीएच निकाल के E निकाल सकते हैं, और आपको EMF है तो आप सोल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई? देखिए अगेन बच्चे, जो भी मैं आपको एप्लीकेशन में ये डेरिवेशन करा रही हूँ, यू डोंट हैव टू रट्टाफाई दिस डेरिवेशन कि बैठ के रटने बैठ गए मैम ये फॉर्मूला होता है यही लगाएंगे। सारा केस टू केस जो है डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ रटना नहीं है, आपको सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट जो है पकड़ के चलने हैं। ये कोई डेरिवेशंस नहीं चल रही कि नहीं ये तो फॉर्मूला मैम ने बता दिया, हम रट्टू तोते की तरह फॉर्मूला रट लेंगे। नो, डोंट डू दिस।
रटना नहीं है सवाल को, ये ऐसे जैसे मैंने अप्रोच करा, ये अप्रोच आपको सीखनी है। बात क्लियर हुई? अब हम भाग नहीं रहे, हम सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं पीएच कैलकुलेशन के ऊपर, क्योंकि पीएच कैलकुलेशन हमारे लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं और आगे चलते हैं, आपको और क्लैरिटी लाते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन में पीएच कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, नाउ एक क्वेश्चन हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं टू अंडरस्टैंड कि पीएच को हम लोग नर्स्ड इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? आप इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है? ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपको पता चल रहा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो आपने ले रखा है एज एनोड एंड कैलुमल इलेक्ट्रोड आपने ले रखा है एज अ कैथोड, राइट? तो एनोड पे रिएक्शन हाइड्रोजन की होगी, ऑक्सीडेशन होगा, H2 जाएगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक? इसका प्रेशर हमें 1 atm दे रखा है। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो कैलुमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होगी। तो कैलुमल इलेक्ट्रोड की रिएक्शन हम लोगों को याद होनी चाहिए, हाफ सेल की क्या होती है, Hg2Cl2 जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है 2Hg + 2Cl-। तो यहाँ एक्वस होगा, बट आपको यहाँ दिख रहा है बेटा नॉर्मल कैलुमल इलेक्ट्रोड दे रखा है, मतलब Cl- की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वाली होगी, मतलब 1 मोलर, राइट? तो मेरा जो सेल रिएक्शन बना वो क्या बना, H2 1 atm प्लस, अब आप देखेंगे ये तो सब सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन मुझे लेना नहीं है, पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर भी बना जो है वो है Hg2Cl2 गिव 2H+ aqueous 2Hg लिक्विड + 2Cl-, राइट? तो इनका मुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखना होगा। चलिए अब मैं ई सेल लिखती हूँ नर्स्ड इक्वेशन की, तो ई सेल होगा E0 ऑफ सेल -0.0591 बाय, क्योंकि कंप्लीट सेल है, मैंने नेट इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल करें, 2 log ऑफ Q। Q में मैं देखियो क्या लिखूंगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- का स्क्वायर, यहाँ से आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बस यही सारी चीजें मुझे यहाँ लेनी पड़ेंगी, है ना? अब इस केस में आप देखिए E0 ऑफ सेल क्या होगा, E0 ऑफ सेल होगा E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड। बट आप यहाँ देखिए आपका कैथोड जो है वो तो कैलुमल है और एनोड आपका क्या है बेटा, मरका वो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0 होता है, मतलब टेक्निकली ये सिर्फ कैलुमल का रिडक्शन पोटेंशियल हुआ जो आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है कैलुमल इलेक्ट्रोड का, ये हमें चाहिए उसका रिडक्शन, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हो गया खाली 0.28। क्लियर हुआ? माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 है, तो E0 ऑफ सेल ये हो गया, माइनस इसको मैं 0.3 ले लेती हूँ लॉग, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर हुआ, प्रेशर भी 1 है, तो दोनों चीजें मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है? अब एनीवेज आप इसको 0.06 ले लीजिए और ये 2 को बाहर कर दीजिए, है ना? ये तरीके से भी आप कर सकते हो, तो ये वाले आ गया। और ई सेल आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.67, तो ये हो गया 0.67। तो 0.67 माइनस 0.28 अगर हम करें तो वैल्यू आएगी -0.06 log ऑफ H+। अब बताइए माइनस log ऑफ H+ क्या होता है बेटा, pH। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ ये सॉल्व करूँ 0.67 0.28, तो यहाँ आया मेरा 9 और यहाँ मेरा बच गया 3, तो ये 0.39 हो गया। तो 0.39 इज इक्वल्स टू 0.06 pH हो गया। तो pH का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, pH का वैल्यू आ गया 0.39 डिवाइडेड बाय 0.06, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करिए, आपका आ गया 39/6, मतलब 6 6 36, 6.5 के आसपास जो है आपका pH आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ओवरऑल pH निकालने का मतलब ये है, कुछ हाई फाई चीज नहीं है। मतलब अगर आप एक सेल ले लेते हो जिसमें एक हाफ सेल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या फिर कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है, और मुझे EMF दे रखा है सेल का, E0 वैल्यूज मुझे सारी पता है, देन ऑफ कोर्स H+ की कॉन्सेंट्रेशन से मैं pH आराम से निकाल सकती हूँ एज माइनस log ऑफ H+ करके। बात क्लियर हुई बच्चे? तो इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ हमने अभी तक जो स्टडी करा है उस केस में हम pH के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, राइट? वी आर यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर pH। बहुत सारे अदर इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं जो हम pH कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लिख देती हूँ, फॉर कैलकुलेशन ऑफ pH अदर इलेक्ट्रोड्स लाइक क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड, glass electrode etc. can also be used.
तो अदर इलेक्ट्रोड्स भी यूज हो सकते हैं, जिसमें से एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड होता है, सारी इलेक्ट्रोड्स भी यूज किए जा सकते हैं। आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इलेक्ट्रोड यूज करोगे बच्चे आपको उसका रिएक्शन जो है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। तो जब आपको उसका रिएक्शन पता है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का। क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक क्विन हाइड्रोन होता है जिससे मैं Q से रिप्रेजेंट करती हूँ। वो जो है H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्विन हाइड्रोन में। तो दिस इज क्विन हाइड्रोन एंड दिस इज हाइड्रोक्विनोन। इस तरीके से हमारा होता है। बट इस केस में अगर ये केमिकल रिएक्शन आपको पता है, ये हाफ सेल रिएक्शन आपको पता है और आपको E पता है और यहाँ E0 पता है क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का, -0.0591/2 पता है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ QH2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर, ये सब आपको पता है ना। तो आप नर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम मान लेते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो वी कैन एज्यूम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड क्विन हाइड्रोन टू बी सेम। तो अगर मैं सेम मान लूंगी तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल E0 -0.0591/2 इंटू 2 कर देते हैं, log of 1/H+ हो जाएगा। log of 1/H+ को ही हम लोग लिख सकते हैं बेटा pH, तो ये कैंसिल हो गया। तो E का वैल्यू हो गया E0 -0.0591/टाइम्स ऑफ pH, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो। बस फर्क इतना होगा कि आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया तो E0 का वैल्यू आपका 0 हो गया। आप कोई और इलेक्ट्रोड लोगे तो उसके E0 का वैल्यू 0 नहीं होगा, कोई एक वैल्यू होगी जो आपको सवाल में गिवन रहेगी, तो आप उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं ना। तो एक्चुअली मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो वर्क करना है वो है स्ट्रैटेजिकली, कि हाँ ऐसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअली आपको चीजों को समझना है, रटने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चा? चलिए, अब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द पीएच कैलकुलेशन। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर आ रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब वैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब जितना पढ़ लिया बेटा, आपको ये बात तो मेरी विश्वास हो ही गई होगी कि जो मैं रटती रहती हूँ कि भाई 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री एकदम सेम है, एकदम कनेक्टेड है, वो आपको काफ़ी हद तक समझ आई गई होगी। कि आप फिजिकल केमिस्ट्री देख लिया, डे 1 से आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं हर चैप्टर में 11th का टच आ ही रहा है ना। अब जैसे इस चैप्टर में तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक तरीके से देख लीजिए पूरा ही इन्वॉल्व है। आप KSP भी यहाँ देख रहे हैं, आप पीएच कैलकुलेशंस भी यहाँ देख रहे हैं। अब आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आप बफर भी यूज होगा, मैं कराऊंगी ऐसे क्वेश्चंस तो आपको समझ आएगा। तो पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम यहाँ कनेक्टेड है और नॉर्मेलिटी वगैरह सब सोल्यूशन में कनेक्टेड था, है ना। तो आप ये फैक्ट है, केमिस्ट्री में 11th 12th एज सच कुछ नहीं है। 11th का केमिस्ट्री पूरा आना चाहिए तभी बच्चा 12th का कर पाता है ना। एनीवेज लेट्स कम बैक टू दिस थिंग, कैलकुलेशन ऑफ KSP को रिकॉल करते हैं। जैसे मेरे पास एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है AgCl, मुझे उसका इक्विलिब्रियम मैंने एस्टैब्लिश करा एज Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो KSP को मैं डिफाइन करती हूँ एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयंस। आई डिफाइन इट लाइक दिस, राइट। दिस इज व्हाट इज माई KSP इज। नाउ मुझे एक्चुअली एक तरीके से मैं बोलूं कि अगर मुझे KSP निकालना है तो मुझे ये वाली रिएक्शन जो है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है एक तरीके से मैं बोलूंगी मुझे बनाना है। दिस हैज टू बी माय नेट रिएक्शन। अब इस नेट रिएक्शन को बनाने के लिए मुझे एनोड और कैथोड को एप्रोप्रिएटली जो है चूज करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो अगर मुझे लेट्स से KSP निकालना है AgCl का, तो मैं 2 इलेक्ट्रोड चूज करूंगी। कौन सा? एक एनोड बनाऊंगी, एक कैथोड बनाऊंगी। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, और मैं क्या लॉजिक लगा रही हूँ ये भी समझना। इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा भाई। आपको राइट हैंड साइड Ag+ चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड AgCl चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। AgCl तो मुझे बता सकते हो कहां से आ सकता है, क्योंकि AgCl वाला आपने एक इलेक्ट्रोड कर रखा है, हाफ सेल कर रखा है, मेटल इनसॉल्युबल सेल हाफ सेल, तो AgCl वहां से आ सकता है। अब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल जो है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूं।
उसमें दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होता है AgCl इलेक्ट्रॉन गेन करे Ag प्लस Cl माइनस बनाए, इस प्रोसेस में ये जो वाला जो है, और या हो सकता है Ag प्लस Cl माइनस मिलके जो है AgCl बनाए प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर। ये होगा जब ये एज अ एनोड काम करेगा, और ये रिएक्शन होगा जब ये इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड काम करेगा। बोलो हाँ या ना, है ना। इस इलेक्ट्रोड को अगर मैं इस्तेमाल करती हूं तो मेरे को AgCl मिलेगा, साथ में Cl माइनस मिल जाएगा, बट Ag प्लस नहीं मिलेगा, ठीक है। और मुझे एक चीज जो सामने समझ आ रही है वो ये है कि मुझे AgCl ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चाहिए और Cl माइनस ऑन द राइट हैंड साइड चाहिए। मतलब मैं इनसॉल्युबल सॉल्ट का ये वाला रिएक्शन प्रेफर करना चाहूंगी, मतलब मैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को जो है कैथोड बनाना चाहूंगी, है ना। तो इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए कैथोड जो होगा वो होगा आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट हाफ सेल। ऐसा मेरा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये बना तो मेरा हाफ रिएक्शन ये होगा जो मैंने लिखा है आपके सामने, और इस हाफ रिएक्शन से क्योंकि जो मुझे नेट रिएक्शन चाहिए उसमें मुझे Cl माइनस ऑन राइट हैंड साइड चाहिए, AgCl ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, मतलब मुझे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब एक दिक्कत रहेगी Ag प्लस की। Ag प्लस कहां से आएगा? Ag प्लस कैसे आ सकता है? Ag प्लस आ सकता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल से। कैसे आएगा मेटल मेटल आयन हाफ सेल से? अगर आपका कोई भी मेटल है, लेट्स से आपने Ag ही वाला मेटल लिया, तो अगर वो एनोड की तरह काम करेगा तो वो Ag जो है वो Ag प्लस बना के एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर वो कैथोड की तरह काम करेगा तो Ag प्लस जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा। बट सिंस मुझे Ag प्लस ऑन राइट हैंड साइड चाहिए तो मैं मेटल आयन वाले हाफ सेल को एज अ एनोड लिखूंगी। तो एज अ एनोड मेरा आएगा मेटल आयन हाफ सेल। समझ रहे बात को? ये बात इंपॉर्टेंट है। अब मेटल आयन हाफ सेल में मेरा ये हो गया, तो Ag जो है वो देगा एज Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब बहुत ध्यान से समझिए बेटा, अगर सपोज ये एनोड और ये कैथोड मैंने लिए तो मेरा नेक्स्ट सेल क्या बनेगा? देखो नेट सेल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, Ag इसके साथ कैंसिल हुआ, देखो क्या बना? AgCl सॉलिड गिविंग मी Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। देखो बना लिया ना। जो रिएक्शन मुझे KSP के लिए लिखनी थी उस रिएक्शन को मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूजिंग एप्रोप्रिएट हाफ सेल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि आप एप्रोप्रिएट हाफ सेल्स चूज करो ताकि आप उस सॉल्ट जिसका भी आपको KSP निकाला है उस सॉल्ट की रिएक्शन को जो है कंस्ट्रक्ट करा पाओ। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सपोज आप रिवर्स कर देते, आप कैथोड पे ले लेते मेटल आयन और एनोड पे ले लेते मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो रिवर्स हो जाता, सारी रिएक्शन रिवर्स होती, तो जो नेट रिएक्शन बनती है भी उल्टी बनती। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना। कैथोड और एनोड बहुत वाइसली चूज करने हैं ताकि आपका नेट सेल रिएक्शन KSP वाली बन सके। नाउ इस रिएक्शन के लिए अगर मैं E सेल लिखूं तो वो होगा E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एंड E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला है और E नॉट जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेटल आयन वाला। दोनों का वैल्यूज आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन मैंने 1 ट्रांसफर किया, लॉग कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस, बाकी सब तो सॉलिड है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी नहीं। क्लियर हुई बात? बट अब ये KSP नहीं है, ये KSP तब होगा जब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि KSP इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब जब ये रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम पर आएगा तब ये वाली चीज मेरी KSP बनेगी। अभी ये वाली चीज मेरी रिएक्शन क्वेश्चन है या फिर KIP बोलो जो हम आयनिक में करते थे, है ना। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, एट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैं क्या करूंगी कि इसको जीरो करूंगी, ई सेल को। जैसे ई सेल को जीरो करा, ये पूरा चीज मेरा राइट हैंड साइड आ गया, तो E नॉट Cl माइनस AgCl Cl Ag माइनस E नॉट Ag प्लस Ag इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे बन गया 0.0591 लॉग। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया और इसको मैंने बोल दिया KSP। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो दिस इज हाउ यूजिंग दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट
दिस रिएक्शन। आप किसी भी तरीके का रिएक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना जो है काम कर सकते हो। बस अब आपको क्या लॉजिक लगाना है, जैसे इस केस में तो मैंने आपका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl लिया। लेट्स से आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है, लेट्स अज्यूम कि बेरियम क्लोराइड आई एम सेइंग इज अ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड का KSP निकालो यूजिंग दिस प्रोसेस। तो इस केस में हालांकि बेरियम क्लोराइड जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, बट मैंने कहा है कि अज्यूम करो और करो। तो अगर बेरियम क्लोराइड बोला है, इसका मतलब आपको AgCl नहीं चाहिए, आपको AgCl के लिए BaCl2 चाहिए। तो आपने जो ये इलेक्ट्रॉन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का यहाँ बनाया है Ag के साथ, वही आप BaCl2 के साथ बनाइए। कैसे बनाएंगे? AgCl के लिए आप कैसे बनाते थे? Ag रॉड होता था, AgCl उसके ऊपर चिपकता था और Cl- की उसमें डिप होता था। सेम चीज यहाँ होगी, बेरियम का रॉड होगा, बेरियम क्लोराइड उसके ऊपर चिपकेगा और Cl- आयंस में डिप होगा, समझे? और मेटल आप जो लेंगे वो बेरियम का ले लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी, आपको जो भी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई इसका KSP निकालना है, इस सॉल्ट का KSP निकालना है, तो उस सॉल्ट का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट हाफ सेल बना लो और जो दूसरा जो उसका मेटल है उसके मेटल का मेटल आयन हाफ सेल बना लो। जो मेटल आयन उसे एनोड यूज करो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैथोड यूज करो, इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो अप्लाई करो, देखो अपने आप इक्वेशन आ जाएगी KSP की। बोले बात क्लियर हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनदर एप्लीकेशन है हमारी नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन से pH निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, KSP निकालना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, और कुछ भी ना निकाल के सिंपल कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है, डिफरेंट EMF निकालना, या EMF दे दिया गया है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन निकालना। यही सारे काम जो है हम लोग आराम से जो है यूजिंग दिस नर्स्ट इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये हमने बेसिकली ऊपर तरीके से जो स्टडी कर लिया कि हमारे पास जो है किस किस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या। बेटा इस केस में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, रटने की जरूरत नहीं है। बोली बात क्लियर हुई? चलिए आज एक और नेक्स्ट टॉपिक में अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स पढ़ाने के बाद हम एक क्लास लेंगे, दैट वुड बी अ न्यूमेरिकल क्लास फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड देन विल वाइंड अप इलेक्ट्रोकेमिकल, एंड देन विल फर्दर मूव ऑन टुवर्ड्स द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को वाइंड अप करने से पहले हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को भी देख लेते हैं, और फिर एक क्वेश्चन क्लास लेंगे जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेल, EMF, जितना भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं, उन सारी चीजों के बेस पे कुछ अच्छे सवाल हम लोग जो है सॉल्व करें। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कि ये भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये भी अगर आप मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी आप इन सारी सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आराम से अपनी नॉलेज, अगर आपने सारी चीजें समझी है जो मैंने बताई, उसके बेसिस पे आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या। लेट्स से मैंने एक सेल बनाया जिसमें एनोड पे लिया हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड। इस केस में इसका मैंने प्रेशर ले लिया 1 atm, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने ले लिया C1। कैथोड पे भी मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल दी। तो ऑब्वियसली अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा बच्चे कि दोनों हाफ सेल्स डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों है, हालांकि दोनों गैस आयन हाफ सेल, लेकिन दोनों सेल्स का EMF अलग आएगा, बिकॉज दोनों सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइट है H+ उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, एंड वी जस्ट नो बिकॉज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन कि इट इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। तो आपको ये तो पता चल गया ये दोनों हाफ सेल्स का EMF डिफरेंट होगा, कैथोड का EMF एनोड के EMF से डिफरेंट होगा, तभी सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अगर दोनों का EMF सेम होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, है ना। तो इससे दोनों का EMF जो है सेम है। अब इससे नेट रिएक्शन देखिए क्या बनेगा, H2 कैंसिल, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बट H+ आप कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस है दोनों H+ की, तो दोनों H+ डिफरेंट है। ये आपका सेल बना, इस तरीके के सेल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं? इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज flown by virtue of
डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और तो आप इस रिएक्शन के लिए अगर आप ई सेल लिखते हो तो आपका होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। तो ई सेल आपका क्या होगा, देखिए ई नॉट ऑफ सेल अब आपका जीरो हो जाएगा, क्यों कैथोड और एनोड का ई नॉट तो सेम होगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे तो सेम ही होगा। हाँ वैसे डिफरेंट होगा, ई सेल दोनों का डिफरेंट है बट ई नॉट तो दोनों का सेम है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड, क्योंकि कैथोड भी हाइड्रोजन है एनोड भी हाइड्रोजन है, तो ई नॉट ऑफ सेल तो जीरो हुआ। माइनस 0.0591 बाय एन का वैल्यू क्या लूँ, एन का वैल्यू जो आपने नेट कैंसिल करा है 2 लॉग प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब इसको मैं बोल देती हूँ H+1, इसको बोल देती हूँ H+2। तो ये मेरा बन गया ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग C1 स्क्वायर बाय C2 स्क्वायर, जिसमें से अगर आप स्क्वायर को बाहर ले लोगे तो वो इसके साथ जो है कैंसिल हो जाएगा एंड यू गॉट दिस राइट। अब इसमें 2-3 चीजें आपको समझाऊंगी बट पहले यहां समझिए। आपको पता है फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस योर ई सेल हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना। ई सेल 0 कब होगा, ये तो नेगेटिव है, ये तब 0 होगा जब ये वाली चीज भी नेगेटिव हो जाए। तो फॉर दैट योर सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी हायर देन फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Now one thing which is very important here and that definitely अगर मैंने नहीं बताई आप लोग गलत करने वाले हैं, वो चीज क्या है देखिए। When I got the cell reaction I cannot cancel these two। क्यों? ये 2 यहाँ आए क्यों है, ये 2 यहाँ आए क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करे, 2। अब अगर सपोज मैंने ये दोनों 2 को कैंसिल कर दिया तो मेरे साथ गड़बड़ क्या होगी, मैं यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2 लिखूंगी पर पावर में 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि स्टोइचियोमेट्री तो 2 नहीं हुई ना। तो इसलिए अगर आप कभी भी रिडॉक्स में भी, ये चीज मैंने आपको बताई थी क्लास 11th में, अगर आपने रिवीजन किया हो या फिर क्लास 11th के चैप्टर्स पढ़े हो मुझसे, ये चीज मैंने स्पेसिफिकली आपको बताई थी। जब भी आप रिडॉक्स रिएक्शंस करते हैं, ये है तो रिडॉक्स ही ना, तब आप कभी भी जो नेट रिएक्शन आता है उसे सिंपल उसमें डिवाइड करके नहीं बनाते, बिकॉज अदरवाइज उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो आप एन फैक्टर का कैलकुलेशन वहां गड़बड़ कर सकते हो। तो सेम चीज यहाँ हो जाएगी। तो ये 2 को कैंसिल मत करना। अगर सपोज आपने यहाँ 2 को कैंसिल करा, आप मानो कि आपने अबव इक्वेशन बिलो इक्वेशन दोनों को 2 से डिवाइड करा, और दोनों को 2 से डिवाइड करने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपने कैंसिल करे वो 1 है, देन इन दैट केस यू विल एंड अप गेटिंग द सेम थिंग। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके का एक कॉन्सेंट्रेशन सेल देखिए हमने यहाँ देख लिया, बात क्लियर हुई। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं। हालांकि अब देखो इसमें कुछ फैंसी नहीं है, ये वही है, बस फर्क इतना हो गया कि मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स जो लिए, दोनों हाफ सेल्स जो लिए वो एक जैसे लिए, बस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कर दी। अब देखो सपोज मैं इनमें प्रेशर डिफरेंट करती तो क्या होता, देखो ये मैं यहाँ से हटा रही हूँ, यहाँ देखना सेकेंड केस आपको ले रही हूँ कि एनोड में मैंने लिया यही H2 जिसका प्रेशर मैंने P1 कर दिया, गिविंग मी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेंट्रेशन इसका C है। कैथोड पे सेम ही चीज ली है, 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस, इसको भी मैंने C कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, गिविंग मी H2 और इसका प्रेशर मैंने P2 कर दिया। तो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बदलूंगी, मैं प्रेशर भी अगर चेंज करूंगी तो दोनों का EMF चेंज हो जाएगा, बिकॉज Q वाली टर्म नर्स्ट इक्वेशन की चेंज हुई है तो EMF चेंज होगा, है ना। इसको भी मैं कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलूंगी। अब आप देखिए इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये सेम है, अब ये कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बना H2 गैस एट प्रेशर P1 गिविंग मी H2 गैस एट प्रेशर P2। अब देखिए ई सेल क्या होगा, ई नॉट तो 0 ही होना क्योंकि इलेक्ट्रोड और जो आपके हाफ सेल से कैथोड एनोड के सेम है, माइनस 0.0591 बाय इलेक्ट्रॉन 2 है लॉग H2 विद प्रेशर P2 बाय P1। देखिए ये बन गया, हाँ या ना, है ना। और इस केस में अगर आपको इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो अगेन आपका P1 जो है वो बड़ा होना चाहिए P2 से, ताकि आपका ई सेल क्या हो सके बच्चे, पॉजिटिव हो सके। तो यहाँ पर हमारा था C2 बड़ा होना चाहिए C1 से, बट यहाँ पर हमारा आ रहा है P1 बड़ा होना चाहिए P2 से। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं बेटा, ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आते हैं, ठीक है। अब मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल का, ध्यान से देखेंगे बच्चे। अच्छा एक चीज और, ये जो मैंने यहाँ सेल बनाया है, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा,
इस सेल का रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए पहले सोचो ये सेल कैसे, ये सेल ऐसे है कि आपके पास दो हाफ सेल्स है, दोनों ही हाइड्रोजन के। यहां से हाइड्रोजन गैस आ रही है P1 प्रेशर पे, क्योंकि एनोड पे P1 है। डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ H+ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन C। सेम चीज, डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ H+ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन C। यहां से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, प्रेशर P2। यही है ना आपका, और यहां से आपने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। तो आप इसका एनोड पे रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखोगे P2H2H+। ये आपका प्रेशर P1, सॉल्ट ब्रिज H+CH2PT, इसका प्रेशर P2 है ना, यही लिखोगे। ये ठीक है, लेकिन जनरली इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? और आपको सेल भी ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम नहीं है, ये दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट को दो डिफरेंट बीकर में लेने की क्या जरूरत है, एक ही बीकर में लो ना। मतलब आप एक H+ ले लो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C का है ना, ये बना दो। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो H2 गैस पास कर रहा है P1 प्रेशर पे, यहाँ पे ये दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो H2 गैस प्रेशर कर रहा है P2 पे। ये एक्चुअली में आपका रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब मेरा इलेक्ट्रोलाइट कॉमन होता है ना, तो मैं कभी भी फालतू में पंगे नहीं डालती दो डिफरेंट बीकर में एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेने का। हम एक ही बीकर में करते हैं। इससे क्या होता है, हमें सॉल्ट ब्रिज भी बनाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही हमारा काम चलेगा। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो देखो कैसे करूंगी, PTH2P1 H+ का कॉन्सेंट्रेशन C, इसी H+ के साथ H2PT ये एक्चुअली इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत जगह, अच्छी किताबें सॉल्व करोगे ना तो आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, और आप फिर कंफ्यूज होगे, मैम इसमें तो सॉल्ट ब्रिज ही नहीं है। हाँ नहीं है, जरूरी है लगाना। जब इलेक्ट्रोलाइट सेम है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, आप इनको ऊपर से बाहर से कनेक्ट करो ना, तो आपको भी सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल एक जंक्शन इनके बीच में अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, और बिना सॉल्ट ब्रिज का भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपके पास इस तरह, देखो पहले वाला जो केस था ना जिसमें ये प्रेशर सेम थे और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट था, वहां मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सेम कॉन्सेंट्रेशन का, सिर्फ प्रेशर अलग है। तो वहां पर इस तरीके से भी हम लोग जो है काम कर सकते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से जो है हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स जो होते हैं बच्चे जो है हमारे वर्क करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी कर रखी है, इसमें कोई डिफिकल्टी की किसी भी तरीके से जो है बात नहीं है, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को जो है यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जो एक ही टॉपिक रह गया, मतलब क्या टॉपिक, क्या जो चीज रह गई वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो द नेक्स्ट क्लास दैट विल टेक फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वुड बी द क्वेश्चन क्लास। बट फॉर दैट आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जो मैंने पढ़ाया, जो भी बारीक पॉइंट्स बताए, उन बारीक पॉइंट्स को आपको खूब अच्छे से ध्यान रखना है, और चाहो तो अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट बारीक पॉइंट्स जो लिख लो ताकि वो आपसे मिस ना हो। ये छोटी छोटी सी गलती अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा आसान, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, और हालांकि इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक, बात समझ आई? चलिए अब अगली क्लास में हम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।